हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 5 नागरी लिपि। दोस्तों, आप सभी को पता है कि क्लास 10th की एग्ज़ाम बहुत करीब है और आप लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कवर करना है सब्जेक्ट। कोई बच्चे हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़े हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट की वीडियो डल रही है, तो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि क्लास 10th का हिंदी जो चैप्टर है दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें दोस्तों चैप्टर 5 भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैप्टर 5 है नागरी लिपि। क्या है दोस्तों? नागरी लिपि, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि नागरी लिपि किसे कहते हैं और नागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको क्लास 10 के एग्जाम में लेखक परिचय से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, लेखक परिचय के बारे में बात किया जाए तो इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। कौन है? गुणाकर मूले जी हैं, जिनका जन्म होता है दोस्तों 1935 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? 1935 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के अमरावती में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र के अमरावती में। किनका जन्म होता है दोस्तों? तो गुणाकर मूले जी का जन्म होता है। ठीक है ना दोस्तों। आगे है दोस्तों, उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तक का प्रकाशन किया। दोस्तों, उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तक का प्रकाशन किया था दोस्तों। बहुत सारे लेख लिखे थे दोस्तों, जिनको आप सब पढ़ने में पता नहीं कितना दिन लगा पाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आपको जानना है कि उन्होंने कितना लिखे थे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देगा कि गुणाकर मूले जी थे, वह कुल कितने लेख लिखे थे दोस्तों। तो आपका आंसर होगा 30 पुस्तक लिखे थे, जिसमें 2500 यानी कि 2500 से अधिक लेख थे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ। तो दोस्तों, इनका मृत्यु होता है 2009 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? 2009 ईस्वी में। दोस्तों, गुणाकर मूले जी का प्रमुख रचना भी है, जो अभी हम बताते हैं आपको। दोस्तों, गुणाकर मूले जी का प्रमुख रचना क्या है? तो गुणाकर मूले जी का प्रमुख रचना है दोस्तों अक्षरों की कहानी। क्या दोस्तों? अक्षरों की कहानी, कौमा इतिहास और संस्कृति, कौमा प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। दोस्तों, ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। आगे भी है दोस्तों, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपके क्लास 10th के एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूछ सकता है दोस्तों कि गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, तो आपको बताना होगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक किनकी रचना है, तो आपको बोलना होगा गुणाकर मूले। या पूछ देगा मिडलिफ किनकी रचना है, तो गुणाकर मूले जी का है। महान वैज्ञानिक किनकी रचना है, तो गुणाकर मूले की है। दोस्तों, इसी तरीके से आपसे पूछेगा सूर्य मंडल, सूर्य किनकी रचना है, तो आपको बोलना होगा क्या दोस्तों? गुणाकर मूले जी की रचना है। एक और बचता है दोस्तों नक्षत्र लोग इत्यादि, ये भी किनकी रचना है दोस्तों? तो गुणाकर मूले जी की रचना है। आप सभी को दोस्तों यह सभी बात ध्यान में रखना है, चूंकि क्लास 10th के एग्जाम में पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अपना अगला पॉइंट है क्या दोस्तों? दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नांदी लिपि के नाम से जाना जाता है या नांदी लिपि कहते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में दोस्तों यह जो नागरी लिपि है, कौन लिपि है दोस्तों? नागरी लिपि है दोस्तों, उसको नंदी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में। आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को कौन सी लिपि के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों नंदी लिपि के नाम से। ठीक है ना दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, विजयनगर के
शासकों का लेख नंदी या नागरी लिपि मिलते हैं। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विजयनगर के शासकों का लेख कौन सी लिपि में मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों नंदी लिपि या फिर नागरी लिपि में। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन वन शॉट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को सीधा माइंड में फिट करने की प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे क्लास 10th की जितने भी स्टूडेंट है यूट्यूब से जुड़े हैं या फिर ऑफलाइन से जुड़े हैं दोस्तों, उन सभी को हम चैलेंज करते हैं कि शहजाद स्टडी सेंटर जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप कुछ पा करके जरूर जाइएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, अकबर ने अपने समय के सिक्के में राम सीता का चित्र बनवाकर राम सिया लिखवाया था। दोस्तों अकबर जो थे वह अपने समय के सिक्के पे, जैसे भी दोस्तों पहले के राजा हुआ करते थे, वह लोग क्या करते थे तो अपने अपने सिक्कों पे किसी किसी का नाम लिखवाया करते थे दोस्तों। तो अकबर जो थे वह सिक्कों पे किसका नाम लिखवाए थे, तो राम सीता का नाम लिखवाए थे। ठीक है ना दोस्तों, राम सीता का चित्र बनवा करके और राम सिया लिखवाए थे। ठीक है ना, आप सभी को एग्जाम में पूछा जाएगा कि राम सीता का चित्र कौन से सिक्के पे बनाया गया था दोस्तों, या फिर किसके सिक्के पे बनवाया गया था, तो आपको बोलना होगा दोस्तों कि अकबर ने अपने समय के सिक्के, जिसका नाम क्या था दोस्तों राम सिया। ठीक है ना, राम सिया लिखवाए थे और राम सीता का चित्र बनवाए थे। दोस्तों अगला पॉइंट है अपना, उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि उत्तर भारत की लिपि को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना होगा दोस्तों देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 8वीं से 9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी थी। दोस्तों 8वीं से 9वीं सदी में सबसे ज्यादा बोला जाता है क्या कि यह जो सदी है 8वीं से 9वीं सदी, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी थी। ठीक है ना दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के ढक्कन प्रदेश से मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, उसके नीचे जो ढक्कन है दोस्तों उसके प्रदेश से मिलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काटकर बनवाया गया था। दोस्तों एलोरा में क्या किया गया था, अनुपम कैलाश मंदिर जो था दोस्तों उसको काटकर फिर से बनवाया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। आपको एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों कि गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए जैन गणितज्ञ महावीराचार्य का। किनका दोस्तों, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य का रचना है। कौन सी रचना है दोस्तों, तो गणित सार संग्रह। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। क्या दोस्तों, तीर्थ स्थान है। आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि श्रवणबेलगोला स्थान किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है, तो आपको बोलना होगा जैन धर्म का। कौन धर्म का दोस्तों, जैन धर्म का। ठीक है ना दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में मजा आ रहा होगा दोस्तों। मजा आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आशा करते हैं कि आप सभी क्लास 10 का तैयारी बहुत मजे से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर अपना स्टार्ट होता है। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। दोस्तों नागरी लिपि जो है उसके अक्षर में स्थिरता कैसे आई है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, करीब 2 सदी से पहले इस लिपि का टाइप बने। दोस्तों करीब 2 सदी से पहले इस लिपि का क्या बना, टाइप बना, अलग अलग टाइप बना, और इसमें
पुस्तक छपने लगी। दोस्तों जब अलग अलग टाइप बना उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है ना दोस्तों, जैसे अक्षरों में स्थिरता कहने का मतलब हमें अ पता है दोस्तों, आ पता है, लेकिन अ और नार मिलके क्या हो जाएगा ये तो पता नहीं था दोस्तों। तो अक्षरों में स्थिरता आई, उसके बाद पता चला कि अ और नार मिल करके क्या होता है दोस्तों, तो अनार होता है। क्या होता है दोस्तों, अनार होता है। वही बोल रहे हैं कि जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई थी। ठीक है ना दोस्तों, कैवीं सदी में, तो 2 सदी में, कैवीं सदी में करीब 2 सदी से पहले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। दोस्तों पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। दोस्तों आपका आंसर होगा देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। दोस्तों देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली जैसे सभी भाषाएं क्या होती है दोस्तों, तो लिखी जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। दोस्तों लेखक है वह किन भारतीयों को लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो दोस्तों उत्तर होगा, लेखक ने बंगाली लिपि, नांदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि लेखक बताए हैं क्या कि बंगाली लिपि या फिर नांदी लिपि या नागरी लिपि, बराही लिपि इत्यादि इससे संबंधित जितने भी लिपि है दोस्तों वो सभी किसमें आते हैं, तो देवनागरी लिपि में बनता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नागरी लिपि के क्या दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए। दोस्तों पूछ रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक यानी कि शुरुआती लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दे। दोस्तों पूछ रहा है कि नागरी लिपि के लेख कहाँ पर प्राप्त हुए थे सबसे पहले, उसके बारे में विवरण देने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलती है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो। आगे सवाल है अपना, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि नागरी लिपि है ना दोस्तों, उसको देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, इसके संबंध में क्या बताते हैं, लेखक के द्वारा क्या बताया जा रहा है उसके बारे में पूछा गया है। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कहा गया दोस्तों कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है, यानी कुछ विद्वानों का कहना है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया है। कौन किया दोस्तों, सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया है। आपको एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों कि नागरी लिपि का उपयोग सबसे पहले कहाँ के व्यक्ति किए थे, तो आपको बोलना होगा दोस्तों कि गुजरात के नागर ब्राह्मण लोगों ने किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दोस्तों आगे पूछा गया था लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो दोस्तों दूसरा मत देखते हैं, यानी दूसरा कहना है कि दोस्तों काशी के पंडित का मत है कि काशी देवों की भूमि है। क्या दोस्तों, काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ,
इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार और कई मत देखने को मिले। दोस्तों, इससे पता नहीं चल पाता है कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबका कहना है, सबका मानना है, लेकिन वो तो सही नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि यह काल्पनिक बात है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अपना अगला सवाल है, सवाल यह है कि नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी। दोस्तों, नागरी लिपि जो थी वह कब तक सर्वदेशिक लिपि थी। दोस्तों, अपना आंसर होगा, नागरी लिपि 8वीं से 9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी। कैवी सदी में थी दोस्तों? तो 8वीं से 9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश का लगभग किस लिपि का उपयोग यानी प्रयोग हो रहा था। दोस्तों, अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। दोस्तों, आपका आंसर होगा कि गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार जो थे वह कहां से आए थे दोस्तों? तो भारत के बाहर से आए थे, भारत से बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले हैं। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार जो भारत में आए थे वह 8वीं सदी से पहले थे। उसके बाद क्या है दोस्तों? अमवाती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। दोस्तों, 8वीं सदी से पहले आकर अमवाती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया था। दोस्तों, 8वीं सदी में कौन आया था? तो गुर्जर प्रतिहार आया था। कहाँ आया था दोस्तों? कहाँ के रहने वाला था? तो भारत के बाहर से आए हुए थे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। वो आए थे ना दोस्तों, तो 8वीं से 9वीं सदी से पहले आए थे और अम्बाती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था, यानी कि अब वो शासन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? तो अम्बाती प्रदेश में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया। यानी कौन नहीं चाहता है दोस्तों कि सारा चीज मेरा हो, भारत मेरा हो, पाकिस्तान मेरा हो, चीन मेरा हो, जापान मेरा हो, कौन नहीं चाहता है दोस्तों। तो यही जो गुर्जर प्रतिहार जो थे भारत के बाहर से आए हुए थे, 8वीं सदी से पहले आए हुए थे दोस्तों, और कहाँ रह रहे थे? तो अम्बाती प्रदेश में रह रहे थे और वहीं अपना शासन करने लगे। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? कन्नौज पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अपना सिलेबस खत्म होता है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। क्लास 10th की तैयारी आप लोग बहुत मेहनत से कीजिए, हमें यही रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद।